आज नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपना केंचुए की आंतरिक संरचना के बारे में अपन ने पहले अध्ययन किया है, जिसमें श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और तंत्रिका तंत्र, इसके बारे में अपन ने देखा है। अब इससे आगे जो आंतरिक संरचना में जो भाग है उसके बारे में अपन नेक्स्ट बात करेंगे। पांचवा पॉइंट है, इसे जनन तंत्र कहते हैं। अब जनन तंत्र के बारे में अपन केंचुए के अध्ययन करेंगे, ठीक है। पांचवा टॉपिक अपना जनन तंत्र। तो जो केंचुआ है वो केंचुआ कैसा जीव है, यहाँ पर समझना है। तो जो केंचुआ जो है वो केंचुआ द्विलिंगी या उभयलिंगी जंतु है। ध्यान रखना, द्विलिंगी किसे कहते हैं, आप सभी को पता है कि द्विलिंगी किसे कहा जाता है। एक ही जीव में नर और मादा जो जननांग उपस्थित होते हैं उसे द्विलिंगी कहते हैं। तो केंचुआ एकलिंगी, द्विलिंगी व उभयलिंगी होते हैं, फिर भी इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन जो पाया जाता है वो क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसमें पूर्वता की अवस्था पाई जाती है। ये विशेष ध्यान रखना है, अवस्था पाई जाती है। अपन यहाँ केंचुए में देख रहे हैं, केंचुआ द्विलिंगी है, उसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें पूर्वता अवस्था पाई जाती है। अब अपना प्रश्न ये हो जाएगा कि पूर्वता किसे कहते हैं? तो नर जननांगों का विकास मादा जननांगों के विकास से पहले हो जाता है, पूर्व हो जाता है, उसे पूर्वता कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे अपन यहाँ पर पूर्वता किसे कहते हैं। तो नर जननांगों का विकास मादा जननांगों के विकास से पूर्व होता है। उसे पूर्वता तो अपने यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि केंचुआ जो है द्विलिंगी है, लेकिन फिर भी इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। और क्यों पाया जाता है? क्योंकि उसमें पूर्वता की अवस्था होती है। ठीक है, पूर्वता किसे कहते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि नर जननांगों का विकास मादा जननांगों के विकास से पहले हो जाता है, उसे पूर्वता कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस जनन तंत्र में केंचुए के बारे में हमने देखा। अब इसके जो नर जननांग होते हैं उसके अंतर्गत किस किस का निर्माण होता है उसमें अपन देखते हैं। तो नर जननांग के अंतर्गत एक तो वृषण का निर्माण, ध्यान रखें, वृषण कोश, शुक्राशय, प्रोस्टेट एवं सहायक ग्रंथियां होती हैं। ध्यान रखें, नर जननांगों के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो वृषण कोश, शुक्राशय, प्रोस्टेट एवं सहायक ग्रंथियां। ठीक है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही मादा जननांगों के अंतर्गत भी आएंगी। ठीक है, यहां पर देखते
मादा जननांगों के अंतर्गत अंडाशय, अंड की अंडवाहिनी, ठीक है, अंडवाहिनी, शुक्र ग्राहिका एवं मादा जनन छिद्र होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखिए। फिर से पढ़ लें। मादा जननांगों के अंतर्गत अंडाशय, अंडकी, अंडवाहिनी, शुक्रग्राहिका एवं मादा जनन छिद्र होते हैं या होते हैं। ठीक है, अब अपन आगे बात करें भाई, यहां तक तो केंचुए की जननांगों के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं वो अपन ले लेते हैं। अब केंचुआ जो है, वो केंचुआ जब मैथुन की क्रिया करता है उस समय कैसी स्थिति होती है वो अपन को ध्यान रखते हैं। तो मैथुन की क्रिया करेगा, यहाँ पर भी लिख दिए जीव है। ठीक है, तो दोनों केंचुए जो है वो दोनों केंचुए इस स्थिति में, देखो यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है, ये केंचुए का जो भाग है, एक केंचुआ यहाँ, दो केंचुए आपस में विपरीत दिशा की ओर व्यवस्थित होगी। ध्यान रखना यहां पर, ऐसे। ठीक है, अब यहां पर हम लोग प्रथम खंड, द्वितीय, 14 खंड, यहाँ पर 13 खंड यहाँ पर आ जाएंगे, 14, 15 और 16 यहाँ पर आ गए, पर्याणिका के अंदर आ गए। उसके बाद में 17, 18 और 19 जिसमें नर जनन छिद्र पाए जाते हैं, और उससे पहले यहाँ पर शुक्र ग्राहिका पाई जाती है। 5/6, 5/6, 6/7, 7/8 और 8/9। तो देखिए यहाँ पर ये अपनी पर्याणिका हो गई, जिसे क्लाइटेरम कहते हैं। ये इसका सिर वाला भाग हो गया केंचुए का अग्रभाग। यहां पर ये दूसरा केंचुआ है, उसका अग्रभाग हो गया सिर वाला भाग। दोनों विपरीत दिशा की ओर हो गए। अब मैथुन की क्रिया करेंगे उस समझ लेंगे अपन भाई। इसके बाद में जो 17 है वहां नर जनन छिद्र पाया गया है। ठीक है, यहां पर नर जनन छिद्र पाया गया है। तो ये जो नर जनन छिद्र होते हैं वो नर जनन छिद्र आगे की ओर एक नुकीली संरचना, उभार जैसी संरचना बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसी उभार जैसी संरचना बनाते हैं, उभरी हुई संरचना। और वो किससे मिलेंगी? शुक्र ग्राहिका से। ध्यान रखिएगा, शुक्र ग्राहिका और नर जनन छिद्र दोनों आपस में आमने सामने स्थित हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों आमने सामने कैसे हो जाते हैं? स्थित हो जाते हैं। यहां पर हम बता सकते हैं भाई 5/6, 6/7, 7/8 और 8/9, जैसे 4 जोड़ी में शुक्र ग्राहिका पाई गई। तो यहाँ पर ये उभार जैसी संरचना इस केंचुए से यहाँ पर शुक्र ग्राहिका में आमने सामने, बस वही स्थिति यहाँ पर भी अपने को लेनी है। तो मैंने ये थोड़ा सा आगे बना दिया, थोड़ा सा इसको पीछे लेते हैं। यहाँ पर शुक्र ग्राहिकाएं हैं, ये उभार जैसी संरचना मैंने बना दी नर जनन छिद्र की, और उसके सामने यहाँ पर ये शुक्र ग्राहिका है
उसके सामने स्थित हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपन देख रहे हैं मैथुन की क्रिया संपन्न हुई, दो केंचुए के बीच में, दो केंचुए आपस में विपरीत दिशा की ओर स्थित हो जाएंगे। उनके जो नर जननांग है वो नर जननांग शुक्र ग्राहिका के आमने सामने स्थित हो जाएंगे और स्थित होने के बाद में जो शुक्र द्रव होता है, ध्यान रखिए, शुक्र द्रव व प्रोस्टेट द्रव, प्रोस्टेट द्रव का आदान प्रदान होगा, क्या होता है, और उसका जो द्रव है वो शुक्र ग्राहिका में संचित हो जाता है या संग्रहित हो जाता है। संग्रहित हो जाएगा। फिर से अपन एक बात देखेंगे, दो केंचुए जो है वो दो केंचुए जब मैथुन की क्रिया करते हैं तो दोनों केंचुए आपस में विपरीत दिशा की ओर स्थित होंगे और उनके जो नर जननांग है, नर जननांग, वो नर जननांग मादा जो यानी नर जननांग शुक्र ग्राहिका के आमने सामने स्थित हो जाएंगे और उनमें पाए जाने वाला शुक्र द्रव और प्रोस्टेट द्रव का आदान प्रदान होगा और शुक्र ग्राहिका के अंदर स्थित हो जाएंगे। यहाँ तक ये मैथुन की क्रिया अपन समझ सकते हैं। डायग्राम में हम देखेंगे दोनों अलग अलग हैं। देखो इधर ये इसका सिर इधर की ओर है और इसका सिर इधर की ओर है। ये जो संरचना है वो पर्यायिका की है, जिसे क्लाइटेलम कहते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखिए, अब अपन आगे बात करेंगे भाई इतना होने के बाद में क्या स्थिति, जब मैथुन की क्रिया हो जाती है तो फिर उसके बाद में क्या निर्माण होता है। तो उसके बाद में अपने पास यहाँ पर कोकून का निर्माण होता है। ध्यान रखिए, किसका निर्माण होता है, कोकून का। अब ये कोकून का निर्माण कैसे होगा, कोकून कैसे बनता है, ये अपने को देखना है मैथुन की क्रिया के बाद। अब ये कोकून का जो निर्माण होगा वो कोकून का निर्माण ये जो पर्यायिका होती है उस पर्यायिका के अंदर कोकून का निर्माण होता है। ध्यान रखिए, ये विशेष रूप से ध्यान रखें, कोकून का निर्माण पर्यायिका यानी क्लाइटेलम में होता है। क्लाइटेलम एकदम आयताकार की संरचना में स्थित हो जाएगी, है ना। और स्थित होने के बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे ये केंचुआ जो है वो पीछे की ओर खींचेगा, वैसे वैसे यहाँ से ये कोकून का निर्माण होने के बाद में आगे की ओर खिसकता जाएगा और आगे खिसकता सिर की ओर से क्या हो जाएगा, बाहर की ओर निष्कासित हो जाएगा और कोकून हो जाएगा। अब कोकून बाहर आने के बाद में उसके जो शुक्रवर्मण यानी कि जो निषेचन की क्रिया है वो निषेचन की क्रिया कोकून के बाहर आने के बाद में होती है, अर्थात इसे अपन जो निषेचन की क्रिया होती है वो निषेचन की क्रिया बाह्य प्रकार की होती है। ये अपन बताएंगे केंचुए में निषेचन किस प्रकार का होता है, तो बाह्य प्रकार का निषेचन होता है। ये अपन समझेंगे, निषेचन बाह्य होता है। निषेचन कैसा होता है, बाह्य, कोकून के बाहर आने के बाद। ध्यान रखेंगे यहाँ पर कोकून कहाँ निर्माण होगा, कोकून का निर्माण होता है क्लाइटेलम। ठीक है, अब कब तक कोकून का निर्माण होता रहेगा ये भी अपने को बताना है। तो कोकून का निर्माण जब तक होता रहेगा तब तक शुक्र ग्राहिका में शुक्राणुओं की संख्या स्थित है। जैसे शुक्र ग्राहिका में शुक्राणुओं की संख्या ज्यादा है तो उसी प्रकार से कोकून का निर्माण होता जाएगा और एक कोकून से एक केंचुए का निर्माण होता है। तो निषेचन की क्रिया कहाँ हुई, बाहर की ओर हुई है। ठीक है, इसीलिए इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। तो ये अपने को याद रखना है। कोकून का निर्माण कहाँ होता है, कि क्लाइटेलम के अंदर होता है। निषेचन कहाँ हुआ, बाहर की ओर। अपन इसको और भी अपन समझेंगे कैसे हुए।
तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, समझेंगे आप। ये अपन एक क्लाइटेरियम बना दिया। क्लाइटेरियम कैसा होता जाएगा, धीरे 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 आयताकार स्थिति बनती है, ठोस होता जाएगा। ठीक है, कब, जब किसका निर्माण होगा, कोकून का निर्माण होने स्थिति में। फिर यहां से ये क्लाइटेरियम है, उससे आगे ये धीरे धीरे क्या करता जाएगा, खिसकता है। जैसे इसके जो खंड है उसी खंड के आधार से जैसे मान लीजिए यहां आ गया कोकून, खिसकता ये पीछे की ओर खींचेगा तो कोकून कहां की ओर जाएगा, आगे की ओर जाएगा। धीरे धीरे ये आगे की ओर गया, ये कोकून जा रहा है। अभी इसमें कोकून और दोनों ही क्लाइटेरियम के अंदर कोकून का निर्माण हुआ है। अब ये आगे खिसक रहा है, ध्यान रखना है, आगे खिसकते खिसकते नेक्स्ट कोकून कहां आ जाएगा, बाहर की ओर। ये किसका निर्माण हो गया, कोकून का निर्माण। एक कोकून से एक केंचुए का निर्माण होता है, ये भी याद रखना है। एक कोकून यहाँ पर क्या हो गया, बाहर की ओर स्थित हो गया, बाहर की ओर हो गया, ये केंचुए की खंड है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ कोकून का निर्माण हुआ था, फिर धीरे धीरे केंचुआ पीछे की ओर खिसकता गया, कोकून कहाँ गया, आगे की ओर, ऐसे पीछे की ओर जैसे जैसे खिसकता जाएगा, आगे सिर की ओर से कहाँ निकल जाएगा, बाहर की ओर कोकून का निर्माण हो जाएगा। ये कोकून से एक केंचुए का निर्माण होगा, ये जरूर अपने को याद रखना है। ठीक है, और निषेचन की क्रिया कैसे होती है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, जेट में भी क्वेश्चन आता है, निषेचन केंचुए में कहाँ होता है, बाह्य प्रकार का होता है या आंतरिक प्रकार का होता है। तो निषेचन की क्रिया जो होती है वो बाह्य प्रकार की होती है, कहाँ होती है, कोकून के अंदर होती है, ये भी अपने को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ये जनन तंत्र वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट अपन आगे बात करने वाले हैं वो केंचुए के जो पाचन तंत्र है, उस पाचन तंत्र का अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।